नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। लीनियर इक्वेशन आप पॉलिनोमियल चैप्टर में समझ ही चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो। और पेयर का मतलब है यहाँ पे दो डिफरेंट काइंड की इक्वेशंस होंगी, दो अलग अलग इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन होगी। इट मींस जो हाईएस्ट डिग्री है इक्वेशन की वो कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब है कि हमें दो अलग अलग वेरिएबल के साथ वर्क करना है। अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखना चाहूं x प्लस वाई, तो यहां पे कुछ कोफिशिएंट भी प्रेजेंट होंगे। तो a1 b1 प्लस सी इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन होगी। सो वेरिएबल जरा डिफरेंट हो जाए तो a2 x प्लस b2 y प्लस ये c1 था ये c2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या है, दो डिफरेंट इक्वेशन ली है। पेयर मतलब दो इक्वेशन लेनी है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पे हमने एक वेरिएबल x टेक किया है, दूसरा क्या लिया है, y टेक किया है। सो आप और लीनियर इक्वेशन की वजह से इनकी हाईएस्ट डिग्री भी कितनी है, 1 है। वन मोर थिंग कि एक ही टाइम पे x और y दोनों इक्वल्स 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट मींस ये पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा और जो हमारा कांस्टेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस टर्म पे ये एक लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगी। सो एट द सेम टाइम a1 b1 ये दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जरा आगे चैप्टर पे। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब दो लाइंस के बीच में तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि उनके बीच की रिलेशन क्या क्या हो सकती है। सो पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, क्या क्या हैपन हो सकती है, या तो वो दोनों लाइनें कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। ये भी हो सकता है कि दो लाइंस पैरेलल हो, इट मींस उनके बीच का डिस्टेंस कैसे रहे, इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। या फिर लास्ट जो कंडीशन सी है वो हमें क्या कहती है कि लाइन में भी कोइंसिडेंट हो सकती है। इट मींस दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल ही हैं। दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, एक ही, दोनों इक्वेशन जो होंगी वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इट मींस ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना ही हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सी पॉसिबिलिटी हैपन हो सकती है, तो ये हमें बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट थे ए बी सी, तो वो हमें बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट मींस क्या लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो चलिए उस पे भी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी की। व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इट मींस किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, इस पे देख लेते हैं। जो हमारे कोफिशिएंट है वो कंडीशन कहते हैं कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस होंगी, जो इक्वेशन हमें दे रखी होंगी, जो लाइंस की इक्वेशन, इट मींस लीनियर इक्वेशन हमें प्रोवाइड करवा रखी होंगी, वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी। और अगर हम बात करें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की, तो हमें क्या है कि किसी एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो इस कंडीशन पे हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, वन सॉल्यूशन, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों की दोनों लाइन को क्या करवाएगा, सेटिस्फाइड करवाएगा। चलिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y और सेकंड है हमारी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा क्या है, a1 क्या दे रखा है हमें, a1 दे रखा है 1, यहां पे हमें a2 दे रखा है 3, 1 अपॉन 3। दूसरी तरफ हमें दे रखा है माइनस 2 अपॉन 4, जो कि हमारा हो रहा है माइनस 1 अपॉन 2। तो इधर है हमारा 1 अपॉन 3, इधर है हमारा माइनस 1 अपॉन 2। इट मींस फर्स्ट कंडीशन, सॉरी यहां पे मैं डजंट इक्वल टू का साइन लगाना भूल गया था। तो हमारा a1 और a2 का रेशियो b1 b2 के इक्वल नहीं है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये है इंटरसेक्टिंग नेचर की।
चलिए इसकी वैल्यू रख के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चेक करते हैं कि कहां पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कैसे हम करेंगे, कैसे हमें क्या करना है कि पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है बस आप उसे देखिए x माइनस 2y, इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 हो गई तो y की भी कितनी हो गई, 0 हो गई। सेकंड, अब क्या कीजिए, अब 0 कोई और वैल्यू रख के फायदा नहीं है, वरना हम यहाँ पे y की 0 रखते तब x की चेक कर लेते हैं, लेकिन सेम ही आएगी वैल्यू। एटलीस्ट हमें दो डिफरेंट वैल्यू चाहिए ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन क्या करवा सके, वहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे प्रेजेंट करवा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब कोई और वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो कि x है, x इक्वल्स टू 2y है, x इक्वल्स टू क्या है, 2y है। तो अगर हम यहाँ पे y की जगह 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट मींस y की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए इस इक्वेशन को जरा ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारी 0,0 जो कि ये रही, और सेकंड है हमारी 2,1। ठीक है, पहले हम x एक्सिस को डिनोट करते हैं, उसके बाद y को। सो 2 हमारा ये रहा और 1 हमारा ये रहा। जरा इसे आगे बढ़ा देते हैं और इसे भी आगे बढ़ा देते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट 2,1। यहां से पास आउट होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारी लाइन हो गई। और ये कौन सी लाइन है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसे नाम भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया। अब जरा सेकंड इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 20। ठीक है, तो यहां पे मैंने फर्स्टली क्या रखा, x की जगह पे 0 रख दिया, x कंडीशन पे 0 हो गया, तो 4y इक्वल्स टू 20 हो गया। माइनस 20 अनदर साइड गया 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की जगह पे 0 रखने पर y की जगह पे हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। सेकंड हम क्या वैल्यू रखें, अब सेकंड हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे x की जगह 1 रख के चेक कर लेते हैं, या कुछ और वैल्यू जो हमारे लिए इजी रहे। तो मैंने क्या रखी, यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे जरा मैं इक्वेशन को जरा सोल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 4y, मैंने 20 को अनदर साइड ले लिया है, 20 हो गया, 3 1 जा 3, अनदर साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 3 17, और यहां पे क्या बचा 4y। सो y की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 4, विच कम्स 4 हेंस 1 अपॉन 4, या फिर 4.25 भी हम लिख सकते हैं। तो जब हमने x की जगह 1 पुट किया तब हमें y की जगह मिली है 4 हेंस 1 अपॉन 4। इट मींस 4.25, इट मींस हाफ से भी हाफ है हमारा। तो पहला पॉइंट कहां पे, 0.5, 0,5 यहां पे आ गया हमारा 0,5, और दूसरा है हमारा 4.25। 1 हमारा ये था, 4.25 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा। सो जरा इसे मैच करवा देते हैं, थोड़ी बैंड हो गई है। तो यहां पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, यहां पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जरा जब हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास आउट करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे सेटिस्फाइड कर रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली 2,3.5 है। ग्राफिकल अगर हम ग्राफ पे करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। सो ये क्या है, हमें इन दोनों इक्वेशन की एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो पॉइंट क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ले रखी हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जरा इनका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बाकी बातों के बारे में हम जरा बाद में बात करते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम क्या रखेंगे, सबसे इजीएस्ट रहता है कि पहले आप x को टेक कर लीजिए 0। जब आपने x को 0 टेक कर लिया तो ये इक्वेशन -4 उधर गया। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 2y इक्वल्स टू 4। सो 2 अपॉन में गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेकंड कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, एक टाइम पे आपने x को 0 ले लिया, एक टाइम पे हम क्या करेंगे, y को 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा y जब 0 हो गया तो 4 हमारा अनदर साइड गया, तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, 4 आ गई। जब आप इसे रिटर्न देखोगे तो यही हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे। तो जरा इन्हें पहले ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 0,2, 0 यहां पे हो गया, y एक्सिस पे 2,
तो ये हमारा हो गया 0,2 एंड नेक्स्ट है हमारा 4,0, ये आ गया हमारा 4,0। इससे पास आउट होती है एक लाइन, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y - 4 = 0। x + 2y - 4 = 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी हम क्या कर लेते हैं, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उस कंडीशन में हमारा 4y = क्या आ गया, 4y = 12 - 12 अनदर साइड जाके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, 4 3 = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे 0 रख देते हैं। ठीक है, तो y के प्लेस पे जब हमने 0 रखा तो 2x = 12, 2x = 12, कितनी आ गई वैल्यू, 6 आ गई। ठीक है, सॉरी, ओके, हाँ ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहां पे हमारा 0,3, ये रही है हमारी 0,3, और अनदर साइड क्या है हमारा 0,6, 6,0। वेट, शायद कहीं कुछ गलती हो रही है। तो हमारे जो वैल्यू आ गई 0,3 एंड 6,0, 6 हमारा यहां पे आ गया और 3 हमारा यहां पे आ गया। तो यहां से भी हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन हमने पास आउट करवा दी है जिसका नाम क्या है हमारा 2x + 4y - 12। यहां पे लिख देता हूं, नीचे स्पेस नहीं हो पा रहा, 2x + 4y - 12 = 0। तो हमें यहां पे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल नेचर की हैं। तो इनके कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, जरा वो चेक कर लेते हैं। 1/2, इट मींस A1/A2 का रेशियो 1/2, यहां पे भी कितना आ रहा है 1/2, B1/B2 के इक्वल है। लेकिन 4 3 = 12, C1 और C2 इक्वल नहीं है। इट मींस A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मींस कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों लाइंस को क्या करवा सकता है, सेटिस्फाई करवा सकता है। क्योंकि कोई लाइन अगर एक पॉइंट पे मिल ही नहीं रही है तो इनके पॉइंट भी कैसे होंगे, तो नो सॉल्यूशन का केस है ये हमारे पास। इट मींस इस टाइप की इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब जरा हम हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, इट मींस एक ही क्या है, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो पहले भी अब भी हम क्या करेंगे, पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जरा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। x प्लेस पे 0 हो गया, 3y = 9 हो गया हमारा, 3y = 9 एंड 9 3 = 9। सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y के प्लेस पे 0 रख के चलते हैं। तो y के प्लेस पे हमने जब 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x = 9 हो गया हमारा, और x = कितना हो गया, 9/2, 2 4 = 8, इट मींस 4.55 हमारी वैल्यू। हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यूज यहां पे नोट कर रही हैं। अब जरा सेकंड इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है, 4x + 6y - 18 = 0। सेम एज यहां पे भी आप पहले क्या करोगे, x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, x 0 हो गया। 6y = 18, कितना आ गया हमारा, 6y = 18। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 3 = 18, 3 आई। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, y के प्लेस पे 0 रख देते हैं। अब जरा x की वैल्यू चेक करते हैं, 4x = 18 और x = 18/4, 4 4 = 16, अगेन 4.5। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, x y x y x y x y। इट मींस दोनों के दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, सेम पॉइंट शो कर रही है। यहां पे भी हमारा क्या आ रहा है, 0,3, ये आ गई। और नेक्स्ट क्या है हमारा 4.5, 0, यहां पे आ गया 4.5।
इट मींस दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, सेम पॉइंट से। इट मींस एक दूसरे को कैसे कर चुकी हैं, कोइंसिडेंट कर चुकी हैं। दोनों की दोनों जो इक्वेशन है वो एक लाइन को ही शो कर रही है। तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आप कोई भी यहां पे पॉइंट टेक कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो कैसा केस है, अलजेब्रिकल अगर मैं देखूं इंटरप्रिटेशन पे बात करूं तो हमारे लिए ये कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और अब जरा हम इसकी कंडीशन पे बात कर लेते हैं, कोफिशिएंट कंडीशन पे बात करते हैं हमारा। तो 2/4 1/2 आ गया। इट मींस A1/A2 का रेशियो हमारा किस किस के इक्वल है, जरा चेक कर लेते हैं। 3 2 6 B1/B2 के इक्वल है। एंड माइनस से माइनस कट, 9 2 18, C1/C2 का भी रेशियो कैसा है, सेम है। सो अगर दो लाइंस को हमें चेक करना है कि क्या वो कोइंसिडेंट है या नहीं, तो हमें क्या करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो चेक करना पड़ेगा। अगर वो तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, सो वो किस टाइप का केस होगा हमारा, कोइंसिडेंट का। ठीक है। और उस कंडीशन पे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑब्टेन हो सकते हैं। सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन पे भी जरा एक नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट बाय यूजिंग देयर कोफिशिएंट। तो हमें कोफिशिएंट का यूज करके बताना है कि ये लाइंस किस टाइप की नेचर शो कर रही हैं। तो जरा पहले फर्स्ट इक्वेशन से बात कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, 5। A1 इक्वल्स टू कितना है, 5। A2 कितना है हमारा, 7 हो गया। B1 की वैल्यू कितनी है, -4। और B2 की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है हमें। ठीक है। C1 दे रखा है हमें 8 और C2 की वैल्यू हमें दे रखी है -9। तो जरा यहां पे चेक कर लेते हैं, A1/A2 इक्वल्स है या B1/B2 के या नहीं। ठीक है। तो 5/7 इक्वल्स टू -4/6। ये तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है। इट मींस A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ये किस टाइप का नेचर हुआ, इंटरसेक्टिंग। ये कैसी इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमें भी दो इक्वेशन दे रखी हैं। यहां से भी हम पहले क्या कर लेते हैं, A1 A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 हमें दे रखा है 9, A2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3, B1 की वैल्यू दे रखी है हमें, सॉरी A2 की दे रखी है 18, B1 की दे रखी है हमें 3 और B2 की हमें दे रखी है 6, C1 की हमें दे रखी है 12 और C2 की हमें कितनी दे रखी है 24। ठीक है। तो A1/A2, ठीक है, पहले करके देख लेते हैं। A1/A2 कितना है हमारा 9/18। क्या ये B1/B2 के इक्वल है, पहले इतनी ही कंडीशन अब चेक कर लेते हैं जरा। 3/6, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। चलिए अब जरा C1/C2 के लिए भी देख लेते हैं। C1/C2, तो यहां पे भी हमारा कितना आ गया, 12/24, 1/2। इट मींस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कैसे हैं, इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये किस टाइप के केस होता है, ये हमारा होता है कोइंसिडेंट। तो लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट्स हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। थर्ड के लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड में भी पहले क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, चेक कर लेते हैं, 6 दे रखा है। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है। B1 की वैल्यू हमें दे रखी है -3 और B2 की वैल्यू दे रखी है हमें -1 दे रखी है। C1 की वैल्यू दे रखी है हमें 10, C2 की वैल्यू हमें दे रखी है 9। ठीक है। तो चलिए पहले A1/A2 का रेशियो देख लेते हैं। A1/A2
कितना है हमारा 6/2, 3/1 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा b1/b2, कितना है हमारा -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। ये भी कैसा है a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल आ रहा है। चलिए c1/c2 के लिए भी देख लेते हैं जरा। c1/c2 कितना आ रहा है हमारा 10/9, और ये तो वैनिश भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव नंबर कभी वैनिश नहीं होते हैं। तो हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किस टाइप का है, ये होती है पैरेलल लाइंस। ये कैसा है, पैरेलल लाइंस दे रखी है हमें। ठीक है, तो यहां तक का आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कोफिशिएंट के बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हो कि लाइंस किस नेचर की हैं। सो ये आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम बिहेवियर ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं कि लाइन किस टाइप का बिहेवियर शो करती है। अगर तो लाइन हमारी पैरेलल है तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। इट मींस वो बिहेवियर कैसा शो कर रही है, इनकंसिस्टेंट का मींस होता है ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इट मींस ये इंडिपेंडेंट नेचर की है, दोनों लाइन का एक दूसरे पे कोई हक नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है। लेकिन अगर यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट्स में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट नेचर के होते हैं। इनका बिहेवियर कैसा होता है, कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट लाइन का भी बिहेवियर कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि एक लाइन का बिहेवियर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो अब जरा अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमेशा हम ग्राफिकल मेथड को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ अनदर मेथड भी है जिनका यूज करके हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया है जिसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। तो है क्या, जरा स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन इन द टर्म ऑफ अनदर। इट मींस एक इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को उठाना है अनदर वेरिएबल की टर्म में। सपोज मैंने x को पिक किया है तो y की टर्म में उसे बना दूंगा। 2y मैंने उधर ले लिया, x की टर्म में बना लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप है नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। इट मींस अगर मैंने x की वैल्यू यहां से पिक कर ली है तो वो क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इसके थ्रू मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन पूरी पूरी y के टर्म में हो जाएगी। उसे सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूं, y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फिर उस y की वैल्यू के साथ क्या करना है, बाय यूजिंग दिस वैल्यू फाइंड द अनदर वेरिएबल। उस वैल्यू को यूज करके मैं किसी भी इक्वेशन में रख के अनदर वेरिएबल को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जरा स्टेप बाय स्टेप वर्क करते चलते हैं। तो पहले क्या कह रखा है इन्होंने कि किसी एक इक्वेशन में से, तो मैं क्या कर देता हूं, पहले इन्हें इक्वेशंस को नाम दे देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को पिक करते हैं। सपोज मैंने इक्वेशन सेकंड ले ली है। इन इक्वेशन सेकंड में हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। 2y जाएगा अनदर साइड, 2y उधर गया तो लाइन में जाके पीछे ही लगेगा, आगे तो लग नहीं सकता। तो क्या होगा, 3 माइनस 2y होगा, ना कि 2y माइनस 3। तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट पुट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं 7। x की जगह कितना आ गया, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा। यही हो गया। यहां से मैंने x की वैल्यू उठाई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। अब क्या करते हैं, 7 बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में, तो स्टेप बाय स्टेप अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 3 जा 21 हो गया हमारा, माइनस 7 2 जा 14, y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब क्या है, y ये लाइक टर्म है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो गए चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस
तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -29y आ गया हमारा। अब 21 को जरा उधर लेके चलते हैं, 21 प्लस का है, अनदर साइड जाके कैसा हो जाएगा, -2 - 21 कितना आ गया, 19 आ गया। सो y की वैल्यू कितनी होगी, -29, ये -19 है अपॉन 29, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 19 अपॉन 29 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो चलिए इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, x इक्वल्स टू, ये वाली मैं कर रहा हूं जरा, 3 - 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 19 अपॉन 29, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 19 2 से कितना हो गया 38 अपॉन में 29 है, माइनस 29 3 से कितना हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा, और 87 अपॉन 38 कितना आ गया हमारा, 87 अपॉन 38 कितना आ गया, तो 87 अपॉन 38 हमारा आ गया 49। तो हमने x की भी वैल्यू ऑब्टेन कर ली 49 अपॉन 29, और y की हमें पहले ही ऑब्टेन हो चुकी थी 19 अपॉन 29। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, हमें एक वेरिएबल, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का हमें क्या करना है, एक वेरिएबल पिक करना है अनदर की टर्म में, और उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड देन आप एक वेरिएबल की जब वैल्यू मिल जाएगी तो आप अनदर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब जरा नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है टू सॉल्विंग इक्वेशन इज एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है by multiplying any number make coefficient equal of any of one variable। it means क्या करते हैं कि हमें दो इक्वेशन दी होती हैं, हम किसी सुटेबल नंबर को मल्टीप्लाई करके दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो डिफरेंट इक्वेशन के सेम वेरिएबल को क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं, कोएफिशिएंट को सॉरी इक्वल करते हैं, एंड देन क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को आपस में। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिनके कोएफिशिएंट क्या किए थे हमने, इक्वल किए थे, वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। और उस कंडीशन में इक्वेशन जो होगी, जो हमें ऑब्टेन होगी, रिजल्टेंट इक्वेशन जो ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, किसी एक वेरिएबल के टर्म में होगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उस वेरिएबल की, और उस वैल्यू को यूज करके हम अनदर वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्ट द बोथ इक्वेशन एंड एलिमिनेट द वेरिएबल whose coefficient are equal and find the value of another variable। उस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू की कर देंगे, एंड बाय यूजिंग दिस वैल्यू फाइंड अनदर वेरिएबल। एक मिल गया तो हम दूसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे जरा एक क्वेश्चन दे रखा है, तो जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो है क्या ये क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of expenditure is 4:3। if each of them saves 2000 per month, find their monthly income। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मंथली इनकम सपोज x है और एक्सपेंडिचर आपके पास है, तो आपके हाथ में 2000 रुपए बच रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा कंडीशन कि अपनी मंथली इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा दो, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही तो हमारी सेविंग होगी। तो अगर 9:7 है तो 9x और 7x हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हम जरा बना देते हैं 9x और 7x। एक्सपेंडिचर को जरा माइनस कर दें, एक्सपेंडिचर कितने हैं 4:3 रिस्पेक्टिवली केस है, तो 9x, उसे जरा अनदर वेरिएबल देते हैं तो 4y, एंड इसे हमने नाम दिया 3y। ठीक है, आपने अपने वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, आपके एक्सपेंडिचर खर्चे जो होंगे वो इनकम से तो बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया, दोनों कितना सेव कर रहे हैं 2000 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इन दोनों को अगर हमें y को इक्वल करना है या x को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। इट मींस इक्वेशन सेकंड को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इक्वेशन फर्स्ट को 7 से, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। और 9 और 7 काफी ज्यादा लेंथी लग रहा है मुझे, तो मैं जरा y को इक्वल कर लेता हूं। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 3 12, 3 4 12। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 4। मल्टीप्लाई
3 by equation first and 4 by इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27x, 4 3 12y एंड 2 3 6000। और सेकंड क्या आ गया हमारा, 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। 7 4 28x एंड 3 4 12 एंड द लास्ट वन इज 4 2 8। इट मींस आ गया हमारा 8000। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस का हो गया प्लस माइनस। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों वेरिएबल सेम है तो क्या हो गया, एलिमिनेट कर दिया अब इसमें हमने। और 27 माइनस 8 माइनस x आएगा, क्योंकि माइनस 28 बड़ा है। यहां पे भी क्या आ रहा है, माइनस 2000 आ रहा है। माइनस से माइनस एलिमिनेट, x की वैल्यू आ गई हमारी 2000। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज करके हम अनदर को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, 9 2 18,000, कितना आ गया, 18,000 आ गया। माइनस 4y को अनदर साइड लेके चलते हैं, और यहां पे हमारा कितना आ गया, माइनस 2000 प्लस अंदर आएगा तो ये हमारा हो गया 16,000। 4 मल्टीप्लाई में है, अनदर साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 4 16, कितनी आ गई y की वैल्यू, 4000 आ गई। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी x और y की वैल्यू आई है। इनकम कितनी थी, 9:7। तो 9 की हम x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 की हम y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9 2 18, 7 4 28, दोनों की सैलरी आ गई। जो हमारा था मेथड, जो हमें मेथड मेन यहाँ पे यूज करना था, वो हमारा यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं, एंड देन उसे सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को बाहर से क्या करवा देंगे, एलिमिनेट करवा देते हैं। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जरा अब हमारे थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, हमें जरा इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑब्टेन हो सकते हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे, आप x1 को 1 के साथ, y1 को 1 के साथ टेक करेंगे, तो आपकी वैल्यू x और y की क्या हो सकती है, ऑब्टेन हो सकती है। तो पहले हमें क्या करना है, जरा इस फॉर्म में से इंडिकेट कर देते हैं। तो हमारा है b1 कितना है हमारा 3, x लिख देता हूं यहां पे 3, और b2 हमारा 5, c1 अपॉन c1 कितना है हमारा -46 -74। इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखने वाली ये है कि जब आपको इक्वेशन दी हुई हो, उसके अनदर साइड में क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी हमें c1 और c2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्लियर हो पाती है। -46 -74, a1 की वैल्यू कितनी है 2 3, तो ये हमारा हो गया y का, और लास्ट हमारा 1 का, जहां पे हमें b1 कितना है हमारा 3 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहां से इन्हें जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, x अपॉन 3 की 74, 3 इंटू -74, बीच में क्या कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगाया यहां पे। ठीक है, b2, ठीक है, b2 c1 5 इंटू -46, ओके, इक्वल्स टू y, यहां पे क्या आ जाएगा, -46 इंटू 3 माइनस -74 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 -3 इंटू 3। ठीक है, 3 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जरा क्या कर लेते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं। x अपॉन 74 3 222 -222 आएगा हमारा। ठीक है, एंड 46 5 230, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, 230 हो गया।
आगे भी सोल्व करने देता हूं। x अपॉन कितना आ गया, 8 आ गया, 230 बड़ा इसलिए प्लस का 8। यहां पे भी करके देख लेते हैं, हमारा 46 3 से कितना आएगा 230, y माइनस का 230 माइनस माइनस प्लस हो गया 74 2 से कितना होगा 128। इसे भी जरा सॉल्व कर देते हैं तो y 230 102 आ गई वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन 5 2 10 एंड 3 3 9, हमारा यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 1 ही आ गया। अब क्या कीजिए, किन्हीं भी दो को इक्वल कीजिए हम, x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 102 आ गई। ठीक है, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये जरा यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी। ठीक है, 46 3 से कितना था हमारा 138 था, ये जरा गलती हो गई 138, तो ये कितनी आ गई 10 आई सिर्फ, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। सो इस मेथड का यूज करके हमने x और y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल क्या हो जाएगा, हमारी x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो आई होप मैंने अब तक जितने भी मेथड आपके साथ क्लियर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हमारा आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कभी कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो 1 अपॉन x और 1 अपॉन y, इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग जो मेथड जो अभी हमने किए थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसे वापस रिड्यूस करके एक लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 1 अपॉन x की जगह हमने कोई अनदर वेरिएबल ले लिया, p q u कुछ भी ले लिया, मैंने यहाँ पे u ले लिया है, और 1 अपॉन y की जगह मैंने क्या ले लिया है, v ले लिया है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन x है, तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन 5u प्लस सॉरी माइनस है माइनस 4v इक्वल्स टू -2। अब ये क्या हो चुकी है, वापस चेंज हो चुकी है किनमें, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लास्ट में जब हम u और v की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, u से हम वापस x को ऑब्टेन कर लेंगे। सपोज अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता, जो भी मेरी u की वैल्यू आएगी, लास्ट में फाइनल मैं क्या करूंगा, उस u से x और y को अगेन ऑब्टेन कर लूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम जरा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम या फिर स्पीड टाइप के बेस के क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि सपोज फ्लो ऑफ रिवर क्या है, इस डायरेक्शन में आप इसके अपोजिट जा रहे हो, सो आपकी स्पीड जो होगी फ्लो की वजह से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सपोज आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और रिवर क्या है 5 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस टाइम पे आपकी बोट की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। सो अपस्ट्रीम के केस में हम क्या कर देते हैं, हम स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप किसी कार का पीछा कर रहे हैं, तो आप अगर सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो आपके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो स्पीड होगा, उसका हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक पॉइंट पे जल्दी कवर अप कर पाएंगे। सपोज आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे की तरफ रन कर रहे हैं, तब आप एक दूसरे को जल्दी कैच कर पाओगे, या फिर आप दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में रन कर पा रहे हो, तब आप एक दूसरे को जल्दी कैच कर पाओगे। तो आप क्या पाओगे कि जब हम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि तब उस टाइम पे हमारी स्पीड का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। अपस्ट्रीम की बात की गई है 33। ठीक है, 30 किलोमीटर अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. The speed of the stream and that of boat in still water हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपस्ट्रीम का मतलब है क्या है, स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। अगर हमने x लेट कर ली है, स्टीम की स्पीड है, और y क्या कर ली है, हमने बोट की स्पीड कर ली है। तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से हमने टाइम ले लिया
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पे क्या ले लिया, x माइनस वाई ले लिया। इसे जरा t1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अनदर साइड डाउनस्ट्रीम के केस में जो कि हमारा t2, उस टाइम पे हमें कितना टाइम लग रहा है, 44 किलोमीटर। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें एडिशन करके कितना मिल रहा है, 10 आवर। इट मींस t1 और t2, t1 प्लस t2 अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम में टोटल लग रहे हैं 10 आवर। अपॉन किया यहाँ पे 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम जरा सेकंड इक्वेशन भी गेन कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो t1 की वैल्यू अगर यहां से हम देखें अनदर के लिए, अनदर इक्वेशन के लिए, ठीक है, 40 किलोमीटर, 40 अपस्ट्रीम के केस में तो x माइनस वाई आ गया हमारा। और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम क्या है, 55 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। अगेन t1 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को कवर करने में उसे लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर, 13 आवर लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे t1 की वैल्यू होगी 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो यहां पे ये जो दो इक्वेशन मिली है, अगेन वही क्रिटिकल कंडीशन है कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x माइनस वाई को, 1 अपॉन x माइनस वाई को u लेट कर लेते हैं और 1 अपॉन x प्लस वाई को v लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, कह देता हूं ए बी कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड वाले में भी हमें सेम वर्क करना है, 40 अप u प्लस 55 v इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो ये हमारी u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x हमारा था स्पीड ऑफ बोट, यहां पे लिख भी देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन रहेगी, x इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, और y है हमारा स्पीड ऑफ स्टीम, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को अब सोल्व करेंगे तो लास्ट में फाइनल में हम इन वैल्यूज को यहां पे रख के अगेन x और y को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। x और y के लिए हमें जो इक्वेशन मिल जाएंगी उसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप मैंने आपके साथ जितनी भी नॉलेज अब तक शेयर की है आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छे से पूरा नॉलेज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।